एक बड़े शहर में जयप्रकाश का परिवार रहता था। एक दिन सुबह जब जयप्रकाश अपनी पत्नी कमला के साथ बैठकर चाय पी रहा था, तभी उसका बेटा विनोद आया। बेटा, ये बैग लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? तब तक विनोद की पत्नी रीना भी बाहर आ गई। अच्छा, दोनों कहीं जा रहे हो क्या? हाँ लेकिन आज तुमने मुझे बताया भी नहीं। माँ, हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। जयप्रकाश और कमला दोनों अचंभित हो गए। बेटा, ये क्या कह रहा है? तुझे कोई परेशानी है तो मुझे बता, लेकिन घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? मैंने जो फैसला किया ठीक फैसला किया है। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। विनोद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। विनोद और रीना घर छोड़कर चले गए। जयप्रकाश और कमला दोनों दुखी बैठे थे। हमने तो कभी कोई कमी नहीं रखी, ना जाने फिर भी क्या हो गया है। मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। विदेश में पढ़े लिखे बच्चे हैं, अपने अनुसार सोचते हैं। हम इन लोगों के साथ नहीं रह पाएंगे। हाँ, तभी हमें छोड़कर चले गए होंगे। कोई बात नहीं, अमन और सीमा तो हमारे साथ हैं। हाँ, हमारा अमन बहुत अच्छा है, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। दोनों अपने छोटे बेटे बहू के बारे में सोचकर सारा दुख भूल जाते हैं और इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। रात को सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अमन ने कहा कि पापा, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं? अभी तक तेरी सारी बातें मानी तो हैं। तूने जब जहां बोला तुझे भेजा है, पढ़ाया है, शादी कराई है। हाँ, अब क्या रह गया? पापा, ये घर बेच दो। तू ये क्या कह रहा है? मैंने तुझे पहले भी मना किया है, फिर से मना कर रहा हूँ। मैं ये घर नहीं बेच सकता। अगर आप ये घर बेच दोगे तो हम एक अच्छी जगह फ्लैट ले सकते हैं। हमें नहीं चाहिए। आपको एक छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आती है? तुम मुझे एक बार बोलो या 1000 बार, मैं ये घर नहीं बेच सकता। इसी वजह से भैया भाभी घर छोड़कर चले गए और अब आपकी जिद की वजह से मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अमन, बस अब आप कुछ मत बोलिए। मैं और सीमा सुबह ही घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। हम दोनों किसके सहारे रहेंगे? मैं कुछ नहीं जानता, मैं सुबह यहां से चले जाऊंगा। अमन गुस्से से वहां से अंदर चला गया। आज एक बार फिर जयप्रकाश और कमला दुखी हो गए। अगले दिन अमन भी अपनी पत्नी सीमा के साथ घर छोड़कर चला गया। कमला ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुका। जयप्रकाश अब किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। हमेशा की तरह रोजाना बाहर जाता और थोड़ा बहुत खाना खाकर यूं ही सो जाता। कमला भी अपना दुख किसी से नहीं कह सकती थी। कमला ने जयप्रकाश को चाय लाकर दी। मुझे लगता है कि तुम्हें जिद छोड़ देनी चाहिए। तुम भी उन लोगों के जैसे सोच रही हो कि मैं गलत हूँ। और नहीं तो क्या? क्या है ऐसा इस घर में जो तुम बच्चों की तरह जिद करके बैठे हो? कुछ नहीं है। अगर तुम भी अपने बच्चों के पास जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। जयप्रकाश वहां से चला गया और एक छोले भटूरे वाली दुकान पर जाकर मजदूरी करने लगा। जयप्रकाश, तू आज फिर से लेट आया है। आज थोड़ी देर हो गई थी, मैं कल से समय पर आ जाऊंगा। तुझे यहाँ काम करना है तो ठीक से कर, नहीं तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और अब बुढ़ापे में कोई काम भी नहीं देता है। अगर यहाँ भी काम बंद हो जाएगा तो मैं कैसे करूंगा? इसलिए कह रहा हूँ कि समय से आया कर और मन लगाकर काम किया कर। जी ठीक है मालिक। जयप्रकाश बेचारा झूठे बर्तन साफ करने लगा। कभी दौड़कर टेबल साफ करता तो कभी भटूरे सर्व करता। ये काम जयप्रकाश पिछले 10 सालों से कर रहा था। इसके अलावा उसे जो भी काम मिलता था वो सारा काम करता था। लेकिन इतने सारे पैसों में से उसके पास कोई पैसा नहीं बचता था। आज शाम को भी जयप्रकाश अपने घर पहुंचा। तुम रोज रोज कहाँ चले जाते हो? बाहर ही जाकर बैठ जाता हूँ। घर में अकेले बैठकर भी क्या करूं? घर में मैं हूँ। हाँ अब तुमसे क्या बात करूं? तुमसे बात करूंगा तो तुम गुस्सा हो जाती हो। कल से घर में रहना। ये तो नहीं कर पाऊंगा। अरे क्यों? बाहर जाना इतना जरूरी क्यों है? बस है। जयप्रकाश ने कमला को कुछ नहीं बताया और चुपचाप जाकर सो गया। अगले दिन सुबह
हर रोज की तरह आज भी जयप्रकाश चला गया। 1 घंटे बाद विनोद की गाड़ी दरवाजे पर आके रुकी। कमला खुशी से दौड़ी दौड़ी आई। मैं जानती थी कि तू जरूर आएगा। अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा? आजा, अब जल्दी से अंदर आजा। बाहर क्यों खड़ा है? कमला बहुत खुश थी, लेकिन विनोद बहुत गुस्से में था। मैं यहाँ आपके सड़े हुए घर में रहने नहीं आया हूँ। क्या? हाँ, मेरे पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपना परिवार है। मैं यहाँ क्यों रहूंगा? परिवार? मतलब अब हम नहीं हैं? मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। समाज में मेरी इज्जत है, लोग मुझे सर सर बुलाते हैं। फिर यहाँ क्यों आया है? अपने माँ बाप को बेइज्जत करने? बेइज्जत तो आपके पति ने किया है मुझे। हाँ, अगर आज तुझे पढ़ाया नहीं होता ना। कोई एहसान नहीं किया है मुझ पर। तभी गाड़ी से जयप्रकाश बाहर निकला। तुम और इसके साथ? कमला, इसे जाने दो, अभी कुछ मत कहो। पापा? ओ सॉरी, मुझे तो आपको पापा कहने में भी शर्म आ रही है। बस बहुत हो गया विनोद, मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये भटूरे के ठेले पर बर्तन साफ कर रहे थे और मैं नहीं चाहता कि मेरा किसी ऐसे आदमी से संबंध रहे। ठीक है। मैं यहाँ आप लोगों की मदद करने आया था, लेकिन आपने दिखा दिया कि आप मदद के काबिल नहीं हो। इतना कहकर विनोद गुस्से में वहां से चला गया। तुम मुझे कुछ मत बताओ, मैं सब जानती हूँ और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दोनों फूट फूट कर रोए। शाम को विनोद ने अमन को फोन करके अपने पास बुलाया। अमन विनोद के घर पहुंच गया। हाँ भैया, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया आपने? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। हाँ बताओ। मेरा उस घर से अब कोई रिश्ता नहीं है। वो तो मेरा भी नहीं है। अच्छा, फिर तूने कुछ सोचा क्यों नहीं? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने सोचा कि अगर पापा वो घर नहीं बेचना चाहते तो कोई बात नहीं, हम दोनों वो घर बेच देते हैं। बात तो सही है, लेकिन पापा के बगैर बेचेंगे कैसे? थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन सारा काम हो जाएगा। मैंने धन्नू सेठ से सारी बातें कर ली हैं। अगर इतना ही अच्छा प्लान है तो फिर देर क्यों करनी है? चलते हैं। ज्यादा भी कुछ नहीं तो उस पैसे से एक नई नई गाड़ी दोनों भाइयों को मिल जाएगी। दोनों भाई मिलकर धन्नू सेठ के पास जाते हैं। बताओ बच्चों, क्या खरीदना बेचना है आपको? बेचना है। क्या? हमारा घर। तुम्हारे पापा मान गए? फोन पर बताया था ना मैंने, लेकिन तब मैंने पहचाना नहीं था। ये घर मैं नहीं खरीद सकता। हम जानते हैं कि उस घर में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, इसलिए आप हमें कम पैसे भी देंगे तो चलेगा। प्लीज वो घर खरीद लीजिए, बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, वो घर मैं आज से 10 साल पहले खरीद चुका हूँ। आपका दिमाग ठीक है? ये सब क्या कह रहे हैं आप? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद तुम दोनों का नहीं है, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। चल अमन, यहां से चलते हैं। ये भी हमारे बाप की बातों में आ गया। काश तुम्हारा बाप भी तुम्हारी बातों में ना आया होता, तो आज उसे ये दिन ना देखना होता। क्या मतलब? तुम्हारे पिता की एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी थी। क्या वो तुम्हें उस पैसे से विदेश भेज पाते? इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करवा पाते? कभी सोचा है? फिर ये घर? हाँ, मैंने तुम्हारे पिता को पैसे उधार दिए थे और ये मेरे पास गिरवी है, जिसको वो मेहनत मजदूरी करके चुका रहे हैं। जब तुम्हारा समय आया तो तुमने अपने पिता की मदद नहीं की, बल्कि जलील करके धोखे से ये घर बेचने चले हो। हमें नहीं पता था ये। एक बार वो तुम्हें पढ़ा चुके हैं, काबिल बना चुके हैं, और ये घर हमेशा तुम्हारा रहे उसके लिए अभी भी काम कर रहे हैं। मुझे तो घिन आती है ऐसे बच्चों से। विनोद और अमन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। दोनों रोने लगते हैं। आप बाकी बचा हुआ पैसा बताइए, हम सारा चुका देंगे। पिता का लिया हुआ कर्ज चुका सकते हो, लेकिन पिता का कर्ज कैसे चुकाओगे? दोनों ने सेठ को पैसे देकर अपने घर को मुक्त करा लिया और घर के कागज लेकर अपने घर पहुंच गए। पापा, ये घर के कागज तुम्हारे पास? हमें सब पता चल गया पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। दोनों भाई रो रो कर अपने माँ बाप से माफी मांगते हैं और फिर पूरा परिवार एक ही घर में खुशी खुशी रहता है। पिता के द्वारा लिए हुए कर्ज को चुकाया जा सकता है, लेकिन पिता के कर्ज को चुकाना संभव नहीं है। उस दिन 1 तारीख थी, इसलिए सब इंतजार में थे कि बापूजी आज बाजार से जलेबी लेकर आएंगे। बाबूजी यानी सरजू अपने घर में अकेला कमाने वाला आदमी था। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, सबकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। माँ बाप स्वर्ग सिधार गए, बहनों की शादी कर दी,
भाई भी अपना घर बसाकर दुश्मनी कर बैठे और सरजू पर कर्जा छोड़ गए। सरजू ने अपना घर चलाने के लिए एक मंत्री के यहाँ माली का काम शुरू कर दिया। उसकी पत्नी कुसुम बोली, बहुत देर कर दी। राघव और रौनक कब से आस लगाए बैठे थे कि बाबूजी जलेबी लाएंगे, और महक वो तो गली में जाकर 50 बार चक्कर लगाई है कि अभी बाबूजी नहीं आए। पता नहीं अब कहाँ चली गई है। सरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, उड़कर थोड़ी ना आया हूँ, रास्ते में साइकिल पंचर हो गई थी जिससे थोड़ी देर हो गई। बाहर घंटी बजा दी है, जहाँ भी होंगे दौड़ कर चले आएंगे। तुरंत ही तीनों बच्चे आकर सरजू से लिपट गए और चिल्लाने लगे, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, जलेबी लाए हो ना? लाया हूँ, सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हारी जलेबी नहीं भूल सकता। चलो बैठो, सब मिलकर जलेबी खाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन कुसुम बोली, सुनते हो जी, हमारे दोनों भाइयों ने स्कूटर और मोटरसाइकिल खरीद ली है और तुम आज भी उस पुरानी साइकिल को चला रहे हो। तुम भी कर्जा पानी लेकर इस बार एक स्कूटर खरीद ही लो। पागल हो गई हो क्या? स्कूटर खरीद लूं? इतनी तनख्वाह नहीं मिलती मुझे मालीगिरी में कि अपने शौक पूरे कर सकूं। पहले मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर स्कूटर क्या, मेरे बच्चे मेरे लिए कार भी खरीद देंगे। सरजू की बातें सुनकर कुसुम चुप हो गई। तभी राघव बोला, बाबूजी, अगले सप्ताह हमारा रिजल्ट आ रहा है। मास्टर जी कह रहे थे कि जो भी बच्चा प्रथम आएगा उसे मंत्री जी के हाथों इनाम दिया जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम तीनों भी प्रथम आए तो तुम्हें भी मंत्री जी के हाथों से इनाम मिलेगा। हाँ बाबूजी, आप भी आना हमारे स्कूल में। पता है, बच्चों के साथ साथ माता पिता का भी सम्मान किया जाएगा। सरजू के लिए बच्चों के स्कूल में जाना बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि वो तंगी में गुजारा करके अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था। वो सोच में पड़ गया कि वो इस फटी हालत में बच्चों के स्कूल कैसे जाएगा। सरजू के पास एक घड़ी थी जो उसे अपनी शादी के दहेज में मिली थी। उसने वो घड़ी बेच दी और अपने बच्चों के लिए एक नई वर्दी और कुछ अपने पास जोड़े हुए पैसों से कुसुम के लिए एक साड़ी खरीद लाया। कुसुम गुस्से से बोली, मेरे लिए तो साड़ी खरीद लाए हो, लेकिन तुम क्या फटे जूतों में जाओगे? अरे मेरे जूते कौन देखेगा, लेकिन बच्चे प्रथम आ गए तो पुरानी वर्दी में मंत्री जी से सम्मान लेना अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो समय आ ही गया जब बच्चों का रिजल्ट निकलने वाला था। स्कूल जाकर पता चला कि राघव 8वीं और रौनक 7वीं कक्षा में प्रथम आए हैं। इनाम देने के लिए जब उन्हें अपने माँ बाप के साथ स्टेज पर बुलाया गया तो सरजू देखकर चौंक गया कि ये तो वही मंत्री है जिनके बगीचे में मैं माली का काम करता हूँ। मंत्री जी सरजू को देखकर बोले, सरजू, क्या ये दोनों तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ मालिक, मेरे बच्चे हैं। मंत्री जी ने बच्चों के साथ साथ सरजू और कुसुम का भी सम्मान किया। सरजू, मुझे तुम पर गर्व है जो तुम इतनी कम तनख्वाह में भी अपने बच्चों को इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हो। मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह 5000 और बढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे बच्चे बहुत होशियार हैं। तुम उनकी पढ़ाई में कमी मत छोड़ना। किसी चीज की मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। सरजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मंत्री जी का धन्यवाद किया और वहां से चला आया। घर आकर सरजू बोला, कुसुम, मैं कहता था ना कि एक ना एक दिन हमारे दिन जरूर बदलेंगे। अब मैं अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं थी। उन दिनों बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज्यादा बारिश होने की वजह से गांव में बाढ़ आ गई और पूरा गांव बह गया। अफरा तफरी में लोग छतों पर चढ़कर बैठ गए और वहीं फंसे रह गए। सब तहस नहस हो गया। बाढ़ के बाद गांव में महामारी फैल गई। काफी लोग मर गए। कुसुम भी हैजे की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। चारों तरफ हाहाकार मचा था। बाबूजी, हमारी माँ कहाँ चली गई? हमें माँ चाहिए। चुप हो जाओ मेरे बच्चे, अब माँ नहीं है और ना ही कभी आएगी। अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा बाप। ये कहकर सरजू रो पड़ा। बाबूजी, आप रो क्यों रहे हैं? बहुत से बच्चों की माँ जब मर जाती है तो उनकी नई माँ आ जाती है। आप भी हमारी नई माँ ले आओ। महक, तू पागल तो नहीं हो गई?
ऐसे माँ नहीं आती, जानती है नई माँ बहुत बुरी होती है। यूं तो सरजू बच्चों के लिए दूसरी माँ ला सकता था, मगर वो जानता था कि दूसरी माँ उसके बच्चों को कभी प्यार नहीं दे पाएगी। सरजू सब कुछ भूलकर अपने बच्चों की परवरिश में लग गया। अब उसका एक ही मकसद था, अपने बच्चों को काबिल बनाना। इसलिए उसने रात के समय गार्ड की नौकरी करनी शुरू कर दी। अपने बच्चों के लिए उसने अपनी नींद और चैन सब कुर्बान कर दिया। समय के साथ साथ घाव भरते चले गए। धीरे धीरे सरजू और बच्चों ने कुसुम के बिना जीना सीख लिया, और फिर समय के साथ साथ बच्चे भी बड़े हो गए। एक दिन राघव खुशी से चिल्लाता हुआ आया और बोला, बाबूजी, बाबूजी कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। अरे भाई, क्या आफत आ गई? आफत नहीं, खुशखबरी बाबूजी, आपकी बेटी की रेलवे में नौकरी लग गई है। नौकरी लग गई? एक बार फिर से कहो बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बाबूजी, अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, अब आप राज करोगे, राज। सरजू को आज कुसुम की बहुत याद आ रही थी। काश तुम इस खुशी को बांटने के लिए आज हमारे साथ जिंदा होती। माँ को याद करके राघव की आंखें भी भर आईं। राघव के जिद करने पर सरजू ने काम छोड़ दिया। राघव, जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तब से कोई ना कोई तुम्हारा रिश्ता लेकर आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर कब तक तुम्हें खाना बनाकर खिलाता रहूंगा। अब कहीं लड़की देख लेनी चाहिए। बाबूजी, लड़की तो मैंने देख ली है। सोच रहा हूँ कि पहले महक की शादी कर दें, हमारा तो उसके बाद भी देखा जाएगा। कह तो सही रहे हो बेटा। ठीक है, तो मैं पहले महक के रिश्ते की बात करता हूँ। वैसे भी इस साल उसकी ग्रेजुएशन हो ही जाएगी। बस रौनक का काम और लग जाए तो मैं गंगा नहाऊं। बाबूजी, आप हमारी चिंता मत करो, पहले महक के लिए लड़का देखो। जब से राघव की नौकरी लगी थी तब से लोग उन्हें अच्छी नजर से देखते थे। सबको लगता था कि अब उनके दिन बदल गए और वे अमीर होने लगे हैं। इसलिए महक के लिए लड़का ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। महक को जल्द ही एक अच्छा लड़का मिल गया और उसकी शादी हो गई। सरजू अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि रौनक आया और उसके पीछे से सरजू के गले लगकर बोला, बाबूजी मुबारक हो, आपका बेटा बैंक अधिकारी बन गया है। क्या तुम सच में? हे भगवान, मैं इतनी सारी खुशियां एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ी हिम्मत दे। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुम दोनों ने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मैंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम्हारे जैसे बेटे मिले। कुछ देर बाद राघव सिमरन के साथ गले में माला डालकर अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। अरे बेटा, ये सब क्या है? बाबूजी, हमने शादी कर ली है। सिमरन के पिताजी ये शादी कभी नहीं होने देते, इसलिए मैंने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। ऐसे कैसे राजी नहीं होते? मैं मना लेता, इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? बाबूजी, मेरे पिताजी बहुत अमीर है, इसलिए उन्हें राघव बिल्कुल पसंद नहीं है। आप क्या, उन्हें कोई नहीं मना सकता। आप टेंशन ना लो, उनकी मैंने थाने में एप्लीकेशन लगा दी है, वो हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ भी सरजू ने समझौता कर लिया और सिमरन को बहू स्वीकार कर लिया। अब बचा रौनक। रौनक कोई गलत कदम ना उठा दे, इसलिए सरजू ने उसकी शादी जल्द ही शिवानी से कर दी। सरजू को लगता था कि अब वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। एक दिन उसने चारों बहू बेटों को बात करते सुना। मुझे तो बाबूजी से पहले दिन से ही दिक्कत है, जब देखो रसोई में भागते रहते हैं, बस कोई बहाना चाहिए। सिमरन, बाबूजी ने माँ के बाद से ही रसोई का सारा काम खुद किया है, इसलिए उन्हें रसोई का काम करने की आदत है। देखा नहीं, खांसी उठती है, फिर भी पानी पीकर जूठा गिलास सभी बर्तनों के पास रख देते हैं। भाभी सही कह रही है भैया, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उन्हें क्या, उन्हें तो सिर्फ बच्चों को गोद में उठाना है। अगर बच्चों को इन्फेक्शन हो गया तो उनका क्या बिगड़ेगा? पूरे दिन घर में पड़े टीवी देखते रहते हैं, काम न काज के, दुश्मन अनाज के। सब्जी लेने भेजती हूँ तो पैसों का हिसाब ही नहीं देते, सब इन्हीं की पॉकेट में जाता है। दे देते होंगे बेटी को, और क्या। यहाँ ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन इन्हें तो अपनी पॉकेट भरनी होती है। इन्हें क्या पता कि कितनी मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए। भैया, जब बाबूजी की वजह से घर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें ओल्ड एज होम भेज देते हैं। कह तो सही रहा है रौनक, लेकिन अब ये बात बाबूजी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये क्या हो गया? जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी आंखों का हर ख्वाब बेचकर खुशियां खरीदी, आज वही बच्चे मुझे घर से निकालने की जुगत लगा रहे हैं।
ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? काश उस महामारी में कुसुम के साथ मैं भी चला गया हो। सरजू वहां से चुपचाप जाकर पार्क में बैठ गया और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। वो उस दिन घर नहीं आया। शाम के समय वो घर गया और सबको बुलाया। वो बोला, बच्चों, आजकल जमाना बहुत खराब है, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। क्या बाबूजी? सोच रहा हूँ कि मुझे बुढ़ापा आ गया है। अगर किसी ने मेरी देखभाल नहीं की तो क्या होगा? बाबूजी क्या टेंशन है, आप एक नौकर रख लेना, क्योंकि इन लोगों के पास तो टाइम है ही नहीं। वही सोच रहा हूँ कि किसी को अपनी सेवा के लिए रख ही लूं। इसलिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद 2 हिस्सों में बांटने का फैसला कर लिया है। सही तो है। मेरा और भैया का तीसरा हिस्सा करके किसको देना है? कुछ गलतफहमी है रौनक। हिस्से तुम दोनों के नहीं हैं। एक हिस्सा महक का और मेरे नौकर का होगा, जो मरते दम तक मेरी सेवा करेगा, क्योंकि तुम लोग तो मुझे वैसे भी ओल्ड एज होम भेज रहे हो। ये सुनकर सबके कान खड़े हो गए। राघव और रौनक की नजरें झुक गई। सिमरन और शिवानी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। चौंको मत, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनकर यह फैसला लिया है। महक और वकील सुबह पेपर लेकर आ जाएंगे। उन लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि सरजू ऐसा कदम उठा लेगा। ये सुनकर उन्हें बड़ा झटका लगा। बाबूजी, ऐसे कैसे? हम लोग हैं ना, हम करेंगे आपकी सेवा। नहीं राघव, अब मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा। मेरे रहने से तुम्हारे बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। बाबूजी, वो तो बस ऐसे ही हमसे गलती हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी ये पहली और आखिरी गलती थी। इसके बाद मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। अगले दिन महक वकील को लेकर वहां आ गई। पेपर तैयार थे। रौनक, राघव और उनकी बीवियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग सरजू को नहीं रोक सके। सरजू ने अपनी आधी प्रॉपर्टी महक के नाम कर दी और आधी जो कोई भी उसकी सेवा करेगा उसकी हो जाएगी। भैया, आप कैसे बोल सकते हो कि बाबूजी अपने सिर पर कर्जा होने के बाद भी हमारे लिए जलेबी लाना नहीं भूलते थे। हमारी स्कूल की वर्दी के लिए उन्होंने अपनी घड़ी बेच दी थी। पूरी जवानी हमारे लिए अकेले बिता दी, लेकिन हमारे लिए दूसरी माँ नहीं लाए। माली का काम करते हुए हाथ छिल जाते थे। रात भर जागकर पहरेदारी करते रहे, तब जाकर तुम दोनों आज इस मुकाम पर पहुंचे हो। और भाभी कह रही है कि इन्हें क्या पता पैसे कितनी मेहनत से कमाया जाता है। मेहनत बाबूजी से पूछो भाभी, उन्होंने हमारी दुनिया सजाने के लिए अपने ख्वाब बेचे हैं। चलिए बाबूजी, मैं बाबूजी को अपने साथ ले जा रही हूँ। सबकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि वो लोग गलत हैं। लाख रोकने पर भी सरजू नहीं रुका और महक के साथ चला गया और उसके बहू बेटे आंसू बहाते रह गए। मंगलपुर गांव में धनीचंद अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। पूरे गांव में धनीचंद सबसे धनी था। यहाँ तक कि मुखिया सरपंच का भी धनीचंद के घर उठना बैठना था। गांव में धनीचंद को सब प्यार से धनिया कहकर पुकारा करते थे। अरे जाता है कि नहीं यहाँ से? कल ही नई गाड़ी लेकर आया हूँ और तो गाड़ी के आसपास तो ऐसे मंडरा रहा है जैसे ये गाड़ी मैंने तेरे लिए खरीदी है। धनीचंद अपनी सफेद रंग की चमचमाती हुई गाड़ी के आसपास घूम रहा था। वहीं उस गाड़ी के ठीक बगल में एक पीपल का पेड़ था, जिस पर एक कौवा बैठा था, जिसे धनीचंद ऐसी बातें कह रहा था। वहीं दूसरी तरफ धनीचंद की पत्नी कोकिला पूजा कर रही थी। लगता है इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। दिन ब दिन उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। अब भला वो कौवा कहाँ जाकर बैठे? कुछ कहा क्या भाग्यवान तुमने? अब तो ऐसा लगता है अपने ही घर वाले मेरी तरक्की से जलने लगे हैं। हे माता तुलसी, धन दौलत तो दे दिया, लेकिन मेरे आदमी को बुद्धि दे दो। ये वाली लाइन भी मेरे लिए ही थी क्या? धनीचंद अपनी पत्नी को ये कह ही रहा था कि तभी वहां से कबाड़ी वाला गुजरता है। अरे का हो काका, गजबे 4 पहिए ले लिए हो, एकदम मोती जैसे चमकता है। बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया भैया। जाता है यहां से या चप्पल निकाल कर मारो। तेरे जैसे छोटे लोगों की नजर अगर मेरी इस चमचमाती हुई गाड़ी पर पड़ी तो इसे भी हाय लग जाएगी। काकी, काका को पैसा तो बहुत दिया है भगवान ने, लेकिन बुद्धि कम दी है।
तनिक भगवान से इक्का बुद्धि भी मांग लियो। तुम्हारी वजह से इन गरीब भिखारी लोगों को इतनी लंबी जुबान है। मेरे सामने मुझे ही मंदबुद्धि बोलकर जाता है। अरे वो बेचारा तुम्हारी गाड़ी की तारीफ ही तो कर रहा था, तो क्या जरूरत थी उसे चप्पल निकाल कर दिखाने की। इतना कहकर कोकिला घर में चली जाती है और धनीचंद गांव में पान की दुकान पर पहुंचता है, जहां पहले से 2-4 लोग बैठकर बातें कर रहे थे। चचा सुने हैं लाखों की गाड़ी लिए हो, तो अब हमरे दुकान पर काहे आए हो? भले ही मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मैं इन सब चीजों का घमंड नहीं करता। धनीचंद की बात सुनकर गांव का बुजुर्ग व्यक्ति जो कि पान की दुकान पर बैठकर बातें कर रहा था, वो धनीचंद से कहता है, तुझे तो बचपन से जानता हूं बेटा, तेरे जितना घमंड तो माता धरती को भी नहीं है। अगर माता धरती में इतनी घमंड होती तो सबसे पहले तुझे अंदर समा लेती। यहां आना ही बेकार है। भगवान पैसों के साथ साथ मुफ्त में जलन वाले और दुश्मन भी दे देता है। अरे चचा, आपके लिए पान बनाई है, खा कर जाइए। धनीचंद पान वाले से पान ले लेता है और बिना पैसे दिए ही पान मुंह में डालकर वहां से निकल जाता है। देख रहे हो ना काकाई का, एक के पास पैसों की कौनो कमी नहीं है, लेकिन एका तो पान के 10 रुपए नहीं दिया गया। बचपन से इसकी आदत रही है, लोगों को लूट कर खाना और उन्हीं को नीचा दिखाना। अरे आज ये ससुरा जिन लोगों की वजह से इतने पैसे वाला बन रहा है, उन लोगों को ही नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। दरअसल धनीचंद गांव के लोगों को सरकार का दिया हुआ राशन बांटता था और उस राशन में से भी पैसा बचा लेता और लोगों को खराब अनाज दिया करता। बाकी बचा हुआ अनाज वो ब्लैक कर दिया करता, जिसे हर महीने वो अच्छा खासा पैसा कमा लिया करता था। गांव के लोग उसका विरोध करते तो वो उस गांव के व्यक्ति का राशन बंद करवा देता। अब गांव के लोगों को जो भी मिलता उसे ही स्वीकार करते। एक रोज सुबह सुबह एक औरत धनीचंद के घर आती है। धनीचंद काका, इस महीने का राशन मेरे घर पहुंचा नहीं है और मेरा बेटा आया तो आपने उसे मारकर भगा दिया, ये तो गलत है। सभी गांव वाले जानत हैं मेरे खिलाफ जाने का नतीजा का होता है। तेरे बेटे की अभी उम्र ही का है। 15 साल का तेरा बेटा मुझसे कहता है कि मैं काला बाजारी करता हूँ, उन लोगों का अनाज खा जाता हूँ, फिर तो तेरा राशन बंद करना बनता है। वो तो बच्चा है, उससे नादानी हो गई। मैंने उसे समझाया है और मारा भी है। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, घर में अनाज का एक दाना नहीं है, आप मुझे अनाज दे दीजिए। ये बातें धनीचंद की बहू चंदा सुन रही होती है और वो उस वक्त तो अपने ससुर से कुछ नहीं कह पाती। लेकिन देर शाम जब अरुण काम से लौट कर आता है तो चंदा अपने पति को सारी बातें बताती है। तुम तो जानती हो पिताजी को, वो किसी की नहीं सुनते। वो जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, यहां तक कि वो पैसों के आगे अपने रिश्ते को भी अहमियत नहीं देते। फिर वो तो गांव के लाचार और बेबस लोग हैं जिनकी तुम बात मुझे बता रही हो। आपको एक बार उनसे बात करनी चाहिए। वो अपने हिसाब से तो काम कर रहे हैं, लेकिन कोई दरवाजे पर उनसे अनाज मांगने आया है, वो भी अपने हिस्से का, तो इसमें देने में बुराई क्या है? ठीक है, मैं पिताजी से थोड़ी देर बाद बात करता हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं वो मेरी बात मानेंगे। धनीचंद के घर वाले भी जानते थे कि धनीचंद अपनी मनमानी करता है, उसे जो अच्छा लगता है वो वही करता है। घर के किसी भी सदस्य की बात वो कभी नहीं सुनता, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था और गांव के धनीचंद की हैसियत भी सबसे अमीर आदमी में गिनी जाती थी। देर शाम अरुण अपने पिता से बात करने आता है। पिताजी, मुझे आपसे ये कहना था कि आज हमारे दरवाजे पर एक औरत आई थी जो आपसे राशन मांग रही थी। उनके बच्चे से जो भी गलती हुई है उसे माफ करते हुए आपको उन्हें राशन दे देना चाहिए था। वो आपके आगे अपनी झोली फैला रही थी। आखिर आप पैसों के लालच में इतने अंधे कैसे हो सकते हैं कि किसी मजबूर इंसान की मजबूरी भी आपको दिखाई नहीं देती? अबे तू अपने बाप को बताएगा कि उसे कैसे काम करना है? खुद तो 10,000 की नौकरी करता है और मुझे बताता है कि मैं कैसे काम करूं। अगर तेरी तरह ईमानदारी से काम करता रहता तो तेरी तरह ही उधारी पर जीना पड़ता, जैसे तू अपने बाप के पैसों पर पल रहा है। अरुण को ये सारी बातें बुरी लगती हैं। वहीं चंदा भी ये सारी बातें सुन रही होती है और कोकिला धनीचंद को रोकते हुए कहती है, आप अपने ही बेटे को ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? अगर आप अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हर बात पर आप हर किसी को ये क्यों कहते हैं कि मेरे पैसे पर पल रहे हो? एक दिन बाहर जाकर देखो, दिमाग ठंडा हो जाएगा तुम लोगों का।
जब हाथ पर पैसे नहीं होंगे और खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं होगा, ना ही रहने के लिए सर पर छत होगी। बहुत हो गया पिताजी, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकता। अगर आपको ये लगता है कि हम सभी आपके पैसों पर पल रहे हैं तो ठीक है, मैं, चंदा और माँ इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। मुझे धमकी दे रहा है? अरे एक दिन घर से निकल कर देख, फिर पता चलेगा। धनीचंद के पास इतना पैसा है तभी तो घमंड है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं। धनीचंद हर किसी को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ता और आज तो उसने अपने परिवार को बहुत कुछ बोला और अपने ही परिवार के लोगों को नीचा भी दिखाया। ऐसे में धनीचंद का परिवार, बेटे, बहू, पोता और धनीचंद की पत्नी कोकिला भी अपने बेटे के साथ घर छोड़कर चली जाती है और उस घर में अकेला रह जाता है। तो धनीचंद, तो 4 नौकर और रख लूंगा, आराम की जिंदगी जीऊंगा। मुझे छोड़कर जाने वाले कुछ दिन में लौटकर वापस यहीं आएंगे। देखता हूं कितने दिन ये लोग घर छोड़कर रहते हैं। धनीचंद अपने नौकर के साथ उस घर में अकेला था। वहीं धनीचंद का परिवार गांव के ही रतनलाल के घर में रहने को मजबूर थे। वो रतनलाल से एक कमरा किराए पर ले लेते हैं और उसमें ही रहने लगते हैं। एक रोज धनीचंद गांव वालों को राशन बांट रहा होता है। अरे धनीचंद बेटा, पहले मुझे राशन दे दे, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, दोनों घुटनों में दर्द है। धनीचंद उस बुजुर्ग की बात को अनसुना कर देता है और लोगों के राशन का हिसाब किताब कर रहा होता है। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति लाइन से आगे आ जाता है और धनीचंद के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर धनीचंद को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से के मारे अपने पैर से चप्पल निकालता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति को मारने लगता है। अरे तेरे बाप समान हूं, मुझे चप्पल से मार रहा है। लगता है तुझे पैसों का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। ससुरा, अगर तेरे पास इतना ही पैसा है तो किसी गरीब को क्यों नहीं दान कर देता, जो अपने सर पर पैसों का पागलपन चढ़ाता जा रहा है। यहाँ और भी लोग लाइन में लगे हैं ना, तो तुम्हें लगने में क्या दिक्कत थी? कब से मैं तुम्हारी बातों को अनसुना कर रहा हूं, तब भी तुम जबरदस्ती यहाँ आकर लग गए हो। बाकी क्या पागल हैं? वहां मौजूद सभी लोग धनीचंद के इस बर्ताव से हैरान थे। वो अपने से बड़े बुजुर्ग व्यक्ति पर हाथ उठा रहा था और उसे चप्पल से भी मार रहा था। ये सब देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो धनीचंद को कुछ बोल दें, क्योंकि धनीचंद का उसूल था उसके खिलाफ कोई जाता तो वो उसका राशन पानी बंद कर देता था और उसके पास तो पैसों की वैसे भी कोई कमी नहीं थी। उसे कोई कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं करता। अरे इस बुढ़ापे में इस धनीचंद का दिमाग सठिया गया है। पैसों के आगे तो ये किसी को अहमियत ही नहीं देता। ऐसा लगता है ये पैसे से ही जन्मा है और इसके लिए पैसा ही सब कुछ है। एको काहे कह सकते हैं, ये ससुरा बड़ा पैसे वाला है। अरे ऐसे आदमी को तो पाप लगे, मरने के बाद मिट्टी नसीब ना हो। इसने तो अपने परिवार तक को नहीं छोड़ा, अपने बहू, बेटे, पत्नी सबको घर से निकाल दिया है और वो बेचारे गांव के रतनलाल के घर में किराए पर रह रहे हैं। जब इसकी आंखों में अपने परिवार के लिए तनिक भी पानी नहीं है तो फिर तो हम इसके सामने इसके पैरों की जूती के समान हैं, जिसे ये आसानी से मसल दे। एकदम ठीक कहती हो भौजी, ये बूढ़ा बुढ़ापा में पगलाए जा रहा है। गांव का हर दूसरा तीसरा व्यक्ति धनीचंद को इज्जत देना छोड़ चुका था, क्योंकि धनीचंद खुद ही लोगों का तिरस्कार करता, उन्हें नीचा दिखाता, उन्हें मारता पीटता। उसे अपने पैसों का इतना घमंड हो चुका था कि वह हर चीज पैसों से खरीदना चाहता था। लेकिन एक रोज अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। रात का समय था। तबीयत बिगड़ने के कारण उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है। कोकिला होती तो मुझे ऐसे हाल में बिल्कुल नहीं देख सकती थी। अरुण तो तुरंत मुझे डॉक्टर के पास ले जाता और बहू रानी तो मेरे लिए गर्म पानी, दवाई सब लाकर देती। धनीचंद दर्द में था, लेकिन वो अपने नौकर तक को आवाज नहीं दे पा रहा था। वो बिस्तर पर करहा रहा होता है। तभी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे अपने परिवार की याद आने लगती है और खुद पर पछतावा होने लगता है, क्योंकि इस मुसीबत की घड़ी में उसका पैसा जो कि तिजोरी में था वो काम नहीं आने वाला था, बल्कि उसे अपने परिवार के प्यार, सपोर्ट की जरूरत थी। अब अगली सुबह धनीचंद का नौकर कोकिला और अरुण तक धनीचंद की तबीयत बिगड़ने की बात पहुंचाता है। कोकिला फौरन आकर धनीचंद की देखरेख करती है। 2 दिन बाद वो पहले से काफी बेहतर हो जाता है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कितनी बार कहा है बिना बात चिंता ना किया करो। अगर हम लोगों को घर से ना निकाला होता तो हम मुसीबत की घड़ी में तुम्हारे साथ रहते ना। मुझे छोड़कर मत जाओ कोकिला, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता। मुझे एहसास है कि मेरे लिए पैसा अपने रिश्ते, अपने प्यार से बढ़कर था, लेकिन एक वक्त पर अपने ही अपनों के काम आते हैं।
ना कि पैसा। अभी ये सब सोचने का समय नहीं है पिताजी, आप आराम कीजिए। नहीं बेटा, आज मुझे बोलने दे। मैंने पैसों को इतनी अहमियत दी कि अपने आगे गरीब लाचार लोगों का दुख भी नहीं समझा। अपने परिवार को घर से बेघर कर दिया। पैसों के आगे मैंने किसी को इज्जत नहीं दी, रिश्तों का मान सम्मान नहीं किया। आज मुझे इन सभी का एहसास है। मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। धनीचंद को एहसास हो चुका था कि पैसा इंसान की शान शौकत तो बढ़ा सकता है, लेकिन अपनों का प्यार, लोगों का मान सम्मान और प्यार नहीं दे सकता।